टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम गायनेकोलॉजी और मिडवाइफरी के कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम है वो लोग इस क्लास को ज़रूर देखें, और जिनका भी नॉरसेट फाइनल एग्ज़ाम है मेंस, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जो भी लोग यदि इस क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, मैं बता दूं कि रिसेंट में अक्टूबर में 1 अक्टूबर में 2 जगह पेपर हुए थे, केरला और गुजरात में। तो स्पेशली गुजरात का पेपर है, मैंने आपको टाइप फॉर्मेट में हिंदी इंग्लिश के अपलोड किया हुआ है, तो प्लीज़ जाके आप लोग एक बार ज़रूर चेक कीजिए। बहुत ही अच्छे और नए नए क्वेश्चंस आए हुए थे, बट पेपर बहुत ही ईजी था। तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए। और अभी अपकमिंग टाइम में हम बात करेंगे कि जो ये आपकी ये क्लासेस तो चलती हैं तो ये चलेंगी, साथ ही साथ अब आपको बेसिक टॉपिक्स को लेके, बेसिक टॉपिक्स का मतलब है कि आपके जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं, मोस्ट ऑफ दी एनाटमी के क्वेश्चंस आपको डेली रात में 10 बजे एक सीरीज़ स्टार्ट की जाएगी, जिसमें आपको डेली 50 एनाटमी के क्वेश्चंस हैं जो अपलोड किए जाएंगे। और हम स्टार्ट करेंगे ब्लड से। किससे? ब्लड से, कि ब्लड वाला जो पोर्शन है आपका, उसमें से आपके कोई भी क्वेश्चंस ना छूट पाएँ। तो यहाँ पे चलिए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम। डेली कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको एक क्वेश्चन ऐड किया जाता है, तो उसमें भी आप लोग अपने आंसर पुट किया कीजिए। मोस्ट ऑफ दी लोग सही आंसर देते हैं, बट रिसेंट में भी 2-3 दिन से जो क्वेश्चंस अपडेट किए जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग गलत आंसर दे रहे हैं, तो वहाँ पे मैं आपको जो सही आंसर वो अपडेट कर दूँगी। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये रहा। क्वेश्चन है, द एवरेज हाइट ऑफ अ न्यूबॉर्न एट बर्थ। तो एक न्यूबॉर्न बेबी की एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी हाइट रहेगी? हाइट और लेंथ, यहाँ पे आप हाइट या फिर लेंथ भी कह सकते हैं, कितनी रहेगी? 25 to 27 इंच, 28 to 30 इंच, 19 to 21 इंच, या फिर 30 to 32 इंच। कितने इंच? सेंटीमीटर में सबको पता है कि सेंटीमीटर में सबको पता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि इंच में कितने इंच रहेगी। तो मैं बता दूँ 1 इंच होता है 2.5 सेंटीमीटर के बराबर। कितना? 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। कितना? 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इंच में हाइट पूछी गई है, यदि कितना होगा? तो जो नॉर्मल लेंथ होती है न्यूबॉर्न बेबी की वो कितनी होगी? वो होती है 19 to 21 इंच तक। कितना? 19 to 21 इंच तक। जिसको कन्वर्ट करेंगे आप तो 50 और 51 सेंटीमीटर के आसपास रेंज निकल के है जो आएगी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें फुल टर्म बेबीज़ की, फुल टर्म बेबी का मतलब है जो बच्चे 37 वीक की प्रेगनेंसी के बाद पैदा होते हैं। कितना? 37 वीक के बाद। फुल टर्म का मतलब है यहाँ पर आफ्टर 37 वीक के बाद क्या होंगे? जो जेस्टेशनल वीक है वो कितना होगा? 37 वीक्स। तो जो जेस्टेशनल पीरियड है फुल टर्म में, फुल टर्म बेबीज़ में क्या होगा? 37 वीक। अभी 37 वीक के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनकी एक एवरेज लेंथ की बात की जाए तो वो होती है 50 सेंटीमीटर तक। कितनी? 50 सेंटीमीटर तक। लेकिन यदि कुछ केसेस में क्या होगा, या तो मदर की हाइट शॉर्ट है या फिर बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाई है, तो जो एक एवरेज लेंथ निकाली जाती है वो होती है 46 to 56 सेंटीमीटर। बट इन केस आपको एग्ज़ाम में अबव 50 से लेके और 45 से लेके मोस्ट ऑफ दी एग्ज़ाम में जो आता है वो 55 सेंटीमीटर तक हाइट है जो बच्चे की बताई जाती है करेक्ट आंसर में। जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं एग्ज़ाम में तो 50 to 55 सेंटीमीटर तक के ऑप्शन हैं जो आपको रहेंगे। लेकिन एक एवरेज टर्म बेबी की, फुल टर्म बेबी की बात करें हम तो 45 के बाद से ही नॉर्मल हाइट कंसीडर की जाती है। क्लियर है? और यदि लेंथ की बात करें हम, एक और आपको क्वेश्चन आता है कि बच्चे की लेंथ कब डबल होगी या फिर बच्चे का वजन कब बढ़ेगा। तो यदि वजन की बात करें तो डबल हो जाता है 5 से 6 महीने में, और ट्रिपल हो जाता है 1 ईयर में। जो द टाइम ऑफ बर्थ है वो इनिशियल टाइम में फर्स्ट मंथ में बेबीज़ 4 सेंटीमीटर या फिर 1.5 इंच की रेंज से क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ऑल दी फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। सीवियर डिहाइड्रेशन के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर।
माइल्ड मॉडरेट सीवियर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगा कब बच्चों में, जब या तो लूज मोशन होंगे, वॉमिटिंग होगी, तब डिहाइड्रेशन होगा। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन यदि सीवियर है तो सब साइन होंगे किसी एक को छोड़कर। डिलेड कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, सनकैन फॉन्टेनल्स, ड्राई ओरल म्यूकोसा, अलर्ट मेंटल स्टेटस। तो यहाँ पे देखिए सीवियर डिहाइड्रेशन की बात की जा रही है। सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। यदि नॉर्मल हाइड्रेशन की बात करें हम तो बच्चा अलर्ट रहेगा, जो स्किन है वो भी नॉर्मल रहेगी, बहुत ज़्यादा ना कम पानी पिएगा, मतलब सही रहेगा, ना इरिटेबल होगा। लेकिन यदि सीवियर डिहाइड्रेशन की हम बात करते हैं तो बच्चा लिथार्जिक होगा, ड्राई ओरल म्यूकोसा होगी, मोर देन 2 सेकेंड तक जब आप स्किन को पिंच करेंगे तो क्या होगी, स्लोली बैक होगी, और बहुत ही कम या फिर बहुत ही ना के बराबर पानी पिएगा। लेकिन मॉडरेट में बात करें तो बच्चा ईगरली पानी पिएगा। कैसे ईगरली पानी पिएगा। सनकैन फॉन्टेनल्स भी देखने को मिलेगा सीवियर में। लेकिन कभी भी बच्चा जब सीवियरली डिहाइड्रेट है, मेंटल स्टेटस तो बिल्कुल भी अलर्ट में नहीं रहेगा। क्यों, बच्चा कुछ केसेस में अनकॉन्शियस भी हो जाता है, अनकॉन्शियस और लेथार्जिक टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे मेंटल स्टेटस तो बिल्कुल भी है जो अलर्ट नहीं रहेगी। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये 3 साइन है किसके, सीवियर डिहाइड्रेशन के। नेक्स्ट वन इज सनकैन फॉन्टेनल्स की जगह आपको सनकैन आइज भी देखने को मिल सकता है एग्जाम में, यदि ऑप्शन में आपको आए तो। नेक्स्ट है यहाँ पर जॉल सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर मेनली यूज्ड फॉर विच सर्जरी। जॉल सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, यहाँ पे रिट्रैक्टर दिया हुआ है, इनॉरसेट एग्जाम में आया है 2 बार तो आ चुका है, 2021 में आया है एंड 2022 के एग्जाम में भी आया है। तो ये किस सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता है, पेल्विक सर्जरी, थायराइड सर्जरी, लेप्रोटॉमी या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सी सर्जरी में जॉल सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर यूज़ किया जाएगा, तो ये यूज़ किया जाता है किस सर्जरी में, थायराइड सर्जरी में। किसमें, थायराइड सर्जरी में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रिट्रैक्ट करने के लिए। रिट्रैक्टर का मतलब ही होता है क्या, कुछ फैलाने के लिए यूज़ किया जाना। तो यहाँ पर ये जॉल सेल्फ रिट्रैक्टर है, क्या है, जॉल सेल्फ रिट्रैक्टर है, जनरली यूज़ किया जाता है थायराइड की जब सर्जरी की जाती है, जिसको फ्राइडमैन और सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इसका एक नाम और ऐड कर देते हैं, हो सकता है आपको एग्जाम में जॉल की जगह आ जाए फ्राइडमैन, फ्राइडमैन रिट्रैक्टर और जॉल सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर। इसका यूज़ किया जाता है कि जो वाइडर एक्सेस, किसके लिए, वाइडर एक्सेस के लिए, जो प्रॉपर तरीके से नेक के यहाँ पे थायराइड ग्लैंड विजुअलाइज हो, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में या तो इसका नाम पूछ सकते हैं या फिर किसके लिए यूज़ किया। यहाँ पर अ पेशेंट इज ऑन एसिटामिनोफेन थेरेपी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नर्स ऑब्जर्व इन द पेशेंट। यदि मरीज को एसिटामिनोफेन दिया जा रहा है, क्या है, एसिटामिनोफेन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है जो ऑब्जर्व किया जाएगा, सीरम क्रेटिनिन लेवल, सीरम ट्रांस एमिनेस, ब्लड प्रेशर या फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट। क्या यहाँ पे चेक किया जाएगा यदि मरीज को एसिटामिनोफेन है जो दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एसिटामिनोफेन देने के कारण है जो, एसिटामिनोफेन देने के कारण जो ट्रांस एमिनेज है, इसका लेवल बढ़ सकता है। क्या है, इसका लेवल बढ़ सकता है, और ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि एसिटामिनोफेन है जब देते हैं हम, पैरासीटामॉल हो गई, एसिटामिनोफेन हो गई, सब क्या करती हैं, लिवर के थ्रू जाके मेटाबोलाइज होती हैं। इवन जब आप पैरासीटामॉल एसिटामिनोफेन देते हैं तो कहा जाता है कि एवरी 6 आवर और 24 घंटे में 4 से ज़्यादा डोज नहीं देना है। इनकेस यदि ये ओवरडोज हो जाती है तो यहाँ पर जो चेक किया जाएगा वो क्या होगा, सीरम ट्रांसएमिनेज। इसलिए चेक किया जाएगा कि जो एंजाइम है, लिवर का एंजाइम है, क्योंकि लिवर के थ्रू जब कोई भी ड्रग मेटाबोलाइज होगी तो लिवर के जो एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं वो क्या होंगे, एलिवेट होंगे। तो इसीलिए यदि इनकेस क्या होगी, एसिटामिनोफेन का जो दूसरा नाम आप जो एडमिनिस्टर की जाती है ड्रग, वो क्या है, टाइलेनॉल। क्या है, टाइलेनॉल। तो यहाँ पर इस ड्रग के लिए क्या किया जाएगा, सीरम
ट्रांसएमिनेज के लिए चेक है जो किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। एसिटामिनोफेन हो गई या फिर इसकी जगह पैरासीटामोल भी आपको आ सकती है। अब यहाँ पर एसिटामिनोफेन का यदि क्या बात करते हैं कि एसिटामिनोफेन का जो एंटीडोट है वो क्या है? वो है एसिटाइल सिस्टीन। क्या है? एसिटाइल सिस्टीन। एन एसिटाइल सिस्टीन आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं ऐड भी कर देती हूँ। एसिटामिनोफेन का जो एंटीडोट है वो है एन एसिटाइल सिस्टीन। एग्जाम में आपको आता है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ऐड कर दिया है। नेक्स्ट वन, यूरिया ब्रीथ टेस्ट इज एक्सेल्ड ब्रीथ इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट किया जाता है, इसमें किस बैक्टीरिया की प्रेजेंस को चेक किया जाता है। आपको एक डाई है जो पिलाई जाएगी, वो इंजेक्ट की जाएगी। आफ्टर दैट आपको मुंह के यहाँ पे एक छोटा सा बैग टाइप से लगाया जाएगा और उसमें क्या किया जाएगा? आपको अपनी सांस छोड़ना है। फिर उस पाउच को बंद करके उसको टेस्ट किया जाएगा कि ये, इस टेस्ट का नाम क्या है? यूरिया ब्रीथ टेस्ट। सांसें छोड़ना ही मतलब ब्रीथ मतलब सांस से रिलेट करता हुआ रहेगा। किसको चेक करने के लिए यूज़ किया जाएगा? स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या फिर इकोलाई। अब यहाँ पर जितने भी ये दिए गए हैं अलग अलग तरीके की डिसीज़ कॉज करते हैं। जैसे इकोलाई है तो यूटीआई के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए क्या है? सबसे मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया माना जाता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? जो पेप्टिक अल्सर है। किसके लिए? पेप्टिक अल्सर के लिए। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। आपको एक स्पेशल जो लिक्विड पिलाया जाएगा वो कहलाएगा क्या? यूरिया पिलाया जाएगा। आपको एक बैग दिया जाएगा, उस बैग में आपको सांस छोड़ना है। फिर टेस्ट के लिए वो बैग भेजा जाएगा, उसमें एच पाइलोरी प्रेजेंट है या नहीं तो वो टेस्ट के थ्रू पता चलेगा। नेक्स्ट वन इज बायोकेमिकल एथोलॉजी ऑफ एल्जाइमर्स डिसीज रिलेट टू। बायोकेमिकल एथोलॉजी एल्जाइमर डिसीज़ में यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन है कि कौन सी जो बायोकेमिकल है वो डिस्टर्ब रहेंगे? एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन या फिर एसिटाइल कोलिन। तो अल्जाइमर में जो बायोकेमिकल एथियोलॉजी होगी, वो क्या होगी? एसिटाइल कोलिन। अब ये देखिए यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पर उसको बायोकेमिकल के नाम से भी कंसीडर किया है। तो एसिटाइल कोलिन डिस्टर्ब होगा किसमें? एल्जाइमर्स में। सेरोटोनिन का लेवल जनरली डिप्रेशन, मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन में जो सेरोटोनिन ड्रग दी जाती है वो सेरोटोनिन लेवल को मैनेज करने के लिए ही दी जाती हैं। क्या है? सेरोटोनिन ADHD के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंजाइटी के लिए है, माइग्रेन के लिए है। फिर आता है डोपामाइन। तो डोपामाइन जनरली सीजोफेनिया वाले मरीज में क्या हो जाता है? लेवल हाई हो जाएगा, लेकिन पार्किंसन वाले में क्या हो जाता है? लो हो जाएगा। इसीलिए लीवोडोपा एज अ ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है पार्किंसनिज्म में। याद रखें, पार्किंसनिज्म की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? वो है लीवोडोपा। क्यों? क्योंकि इसमें डोपामाइन का लेवल कम होगा बढ़ाने के लिए। जो गाबा है एपिलेप्टिक सीजर्स के लिए है। ग्लूटामेट जनरली ऑटिज्म हो, माइग्रेन हो, इनके लिए। मोस्ट ऑफ दी एग्जाम में आपको एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन है जो पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज ऑल दी फॉलोइंग आर मेजर प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सेप्ट। बच्चे की ग्रोथ को सभी चीज़ें क्या करेंगी? अफेक्ट करेंगी, किसी एक को छोड़कर। माल न्यूट्रिशन, कॉमन कोल्ड, निमोनिया या फिर मीजल्स। तो सभी मेजर प्रॉब्लम बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती हैं किसी एक को छोड़कर। बच्चा यदि कुपोषित है, माल न्यूट्रिशन का मतलब है यहाँ पे कुपोषित ही है। कुपोषित है तो ना तो उसकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी ना मेंटल ग्रोथ होगी। PEM वाला बच्चा हो गया, मान लीजिए मरासमस का हो गया, क्वासियोरकर का हो गया। तो निमोनिया वाले बच्चे क्या रहेंगे? वीक होंगे, बार बार फीवर आएगा, मेडिकेशन पर रहेंगे, तो उनमें भी ग्रोथ डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। ना ही मीजल्स वाले में। कॉमन कोल्ड वाले बच्चों में जो मेजर इशू नहीं है, मोस्ट ऑफ दी बच्चों को होता है बचपन में कॉमन कोल्ड, तो मेजर इशू नहीं है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोकने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, बॉक्सर मसल्स इज एन
तो इनमें से बॉक्सर मसल कौन सी है? ऑप्शन में डेल्टॉइड, ब्रैकियोरेडियल, सेरेटस एंटीरियर या फिर बाइसेप्स ब्रेकाई। कौन सी मसल है बॉक्सर मसल के नाम से जानी जाती है? आपको एग्जाम में आ सकता है कि बॉक्सर मसल कौन सी है। तो बॉक्सर मसल्स है इनमें से सेरेटस एंटीरियर, इसको बॉक्सर मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। जो स्कैपुला के यहाँ से होती हुई जब आप पंच मारते हैं तो पंच मारने के टाइम पर जो सेरेटस एंटीरियर मसल्स है आपके यहाँ पर इस साइड में रहेगी। प्रोट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला, जब आप पंच मारेंगे तो उस टाइम पर ये मसल्स क्या करेगी, आपको एक अलग तरीके की पावर देगी। तो इस मसल्स का नाम क्या रख दिया है? बॉक्सर मसल। क्या है? बॉक्सर मसल और सेरेटस मसल। नेक्स्ट वन, ऑल द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट। तो कॉन्स्टिपेशन का रीज़न है जो सब कुछ हो सकता है, हार्ड स्टूल जिसको कहेंगे, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर इनएडिक्वेट फाइबर इनटेक, लैक्सेटिव एब्यूज, डिक्रीज्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी या फिर डिक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक। तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन का रीज़न सब हैं, मतलब कारण, हार्ड स्टूल का कारण सब हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर। इनएडिक्वेट फाइबर इनटेक, यदि आप अपनी डाइट में जूस वगैरह पीते हैं, मैं बता दूं तो उसकी जगह फ्रूट्स लीजिए। क्यों? क्योंकि वो हाई फाइबर्स होते हैं। जूस आपको उतना हेल्पफुल है बट आपको उससे फाइबर्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको यदि कम फाइबर्स वाली डाइट लेते हैं आप तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहेंगे। फिर डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, आप एक जगह बैठे बैठे रहेंगे, खाएंगे बस, तो भी आपकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो कम होगी, बढ़ेगी, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, पानी की मात्रा कम पिएंगे तो भी कॉन्स्टिपेशन होगा, फ्लूइड कम रहेगा बॉडी में तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो यहाँ पर जो रीज़न है वो सब है। लैक्सेटिव एब्यूज़, लैक्सेटिव तो मोस्ट ऑफ द यूज़ किए जाते हैं बाउल को खाली करने के लिए। जो एनिमा वगैरह दिया जाता है तो उसमें लैक्सेटिव मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, एक तरीके की मेडिकेशन है जो आपके बाउल को एम्प्टी करने में हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर लैक्सेटिव एब्यूज़ से कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन इससे होगा नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। एब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्मेटोजोआ इन सीमेन इज कॉल्ड। तो सीमेन है उसमें यदि स्पर्मेटोजोआ नहीं है, एब्सेंस है, तो ये क्या कहलाएगा? ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया या फिर टेराटोजोस्पर्मिया। ये टर्मिनोलॉजी आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। एब्सेंट है, ओलिगो का मतलब होता है कम है, क्या है? काउंटिंग कम है। फिर एजो जुड़ गया मतलब एब्सेंट है, क्या है? एब्सेंट है। तो यहाँ पर वही कहा है कि एब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्मेटोजोआ इन सीमेन इट्स कॉल्ड द एजोस्पर्मिया। क्या है? एजोस्पर्मिया। ओलिगो का मतलब है कि काउंटिंग बहुत कम है। और यहाँ पर टेराटोजोस्पर्मिया का मतलब है इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म इन द मेन सीमेन, मतलब बढ़ जाना। जो सीमेन है उसमें स्पर्म का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होना? बढ़ना एबनॉर्मल तरीके से। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है लो स्पर्म काउंट, 15 मिलियन से भी कम होना। जो पर एक ml सीमेन है उसमें 15 मिलियन स्पर्म से भी कम होना, वो है ओलिगोस्पर्मिया। और लो स्पर्म बनना, ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि इस सीमेन में बहुत ही कम स्पर्म का होना। क्लियर? नेक्स्ट वन, बिडाल टेस्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। बिडाल टेस्ट किस तरीके का टेस्ट है? एग्लूटिनेशन टेस्ट, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, बैक्टीरियोलाइजेशन टेस्ट या फिर पेरिसिपिटेशन टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट है यहाँ पर? जो विडाल है टाइफाइड के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये कौन सा टेस्ट है? ये एग्ज़ाम में आपको आया है, एमपी में एग्ज़ाम में आया है। तो ये है एग्लूटिनेशन टेस्ट। क्या है? एग्लूटिनेशन टेस्ट। आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स चेक करने के लिए आपकी सलाइवा में या फिर आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं उसको चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाएगा वो कहलाते हैं एग्लूटिनेशन टेस्ट। जैसे आपका सलाइवा हो गया, यूरिन हो गया, CSF हो गया, ब्लड हो गया। मोस्ट ऑफ दी टेस्ट किया जाता है विडाल टेस्ट, ब्लड सैंपल कलेक्ट करके। तो ये क्या है? ये एग्लूटिनेशन टेस्ट। पता किया जाएगा कि कुछ एंटीबॉडीज़ और एंटीजन हैं जो आपकी बॉडी में वो हैं या नहीं। नेक्स्ट वन, मेडिकल
मीडियल जेनिकुलेट बॉडीज फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ। तो मीडियल जेनिकुलेट बॉडीज हैं किसका पार्ट बनाएंगी? लिम्बिक सिस्टम, मोटार सिस्टम, ऑडिटरी सिस्टम या फिर विजुअल पाथवे। क्या बनाएंगी? मीडियल जेनिकुलेट बॉडीज। तो ये ऑडिटरी सिस्टम का पार्ट, किसका? ऑडिटरी सिस्टम का पार्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑडिटरी सिस्टम। नेक्स्ट वन इज विच कॉमनेस्ट फंगाई कॉजेस ऑटोमाइकोसिस। ऑटोमाइकोसिस कौन सी फंगाई कॉज करेगी? ब्यूकर, एस्परजिलस, राइजोपस या फिर कैंडिडा। तो कौन सी फंगाई है कि जो यहाँ पे ऑटोमाइकोसिस यदि वर्ड जुड़ जाए, दैट मीन्स यहाँ माइकोसिस स्पेशली जुड़ जाए, मतलब क्या? फंगल इन्फेक्शन है। ऑटोमाइकोसिस का मतलब है फंगल ईयर इन्फेक्शन। ऑटो वर्ड मतलब है यहाँ पर क्या है? ईयर। ऑटो का मतलब है ईयर, माइकोसिस का मतलब है फंगल इन्फेक्शन। फंगल ईयर इन्फेक्शन है जो मोस्ट ऑफ दी आपके आउटर ईयर को अफेक्ट करेगा। कुछ केसेस में इनर ईयर में भी है जो आपको फंगल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, लेकिन जो मोस्टली स्पीसीज कॉज करेंगी वो होती है ऑटोमाइकोसिस के लिए एस्परजिलस। क्या है? एस्परजिलस, जिसको फंगल ओटाइटिस एक्सटर्ना भी आप कह सकते हैं। और यदि ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो वो है वोरिकोनाजोल और निस्टेटिन। वोरिकोनाजोल जहाँ पर भी जोल जुड़ जाए मतलब है क्या है? फंगल मेडिकेशन है। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर जोन्स क्राइटेरिया फॉर रिमेटिक फीवर एक्सेप्ट। तो पहली चीज जोन्स क्राइटेरिया यूज किसके लिए किया जाता है? कि रिमेटिक फीवर के लिए। किसके लिए? रिमेटिक फीवर के लिए सभी मेजर क्राइटेरिया हैं किसी एक को छोड़कर। कार्डाइटिस, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, फीवर या फिर एरिथेमा मार्जिनेटम। जोन्स क्राइटेरिया के जो मेजर क्राइटेरिया में आपके आएंगे वो सब हैं, एक को छोड़कर, मतलब दूसरा क्या है? माइनर में जाएगा, तो होगा फीवर। रिमेटिक फीवर में देखिए यहाँ पर इस इमेज से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो जोन्स क्राइटेरिया दिया किसने था? डकेट जोन्स ने। एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है रिमेटिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए, है या नहीं? तो यहाँ पर जो रिमेटिक फीवर होगा किससे? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से, जिनको बार बार कई बार रिपीट एंड रिपीट अगेन एंड अगेन क्या हो? बार बार स्ट्रेप्टोकोकल और इन्फेक्शन या फिर थ्रोट इन्फेक्शन होता है, उनको रिमेटिक फीवर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर इसके लिए जो डायग्नोस किया जाएगा उस जोन्स क्राइटेरिया अपनाया जाता है। मेजर क्राइटेरिया में आएगा आपका कार्डाइटिस, मतलब हार्ट की जो मसल्स उनमें इन्फेक्शन होना, अर्थराइटिस, जॉइंट्स में स्वेलिंग पेन होना, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स का बनना, इरिथ्रेमा मार्जिनेटम और सेडमेन कोरिया, मतलब हाथों में ट्रिमर्स टाइप से आपको आना, तो वह मेजर। माइनर में आएगा फ्रैप, मिनोमिक है, आप इसके थ्रू याद कर सकते। मेजर में केसेस, माइनर में फ्रैप। फ्रैप का फर्स्ट है फीवर, सीआरपी का बढ़ना, कोई भी इन्फेक्शन होता है सीआरपी बढ़ेगी, मसल्स पेन होगा, अर्थ्रैल्जिया होगा, जॉइंट्स पेन होगा, पीआर इंटरवल भी बढ़ेगा और प्रीवियस आरएफ जो रिमेटिक फीवर की हिस्ट्री है वो भी आपकी रिपीट होगी। तो यह माइनर क्राइटेरिया। अब यहाँ पर जब कुछ मेजर और कुछ माइनर मिक्स होके आते हैं साइन, तब कंफर्म किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर कंफर्म कैसे किया जाएगा? 2 मेजर या फिर 1 मेजर प्लस 2 माइनर होंगे तब कंसीडर किया जाएगा कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है और रिमेटिक फीवर कंफर्म किया जाएगा। नेक्स्ट वन, द ड्रग ऑफ चॉइस टू कॉम्बैट मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। तो यदि किसी की बॉडी में MgSO4 का डोज ज़्यादा हो गया, मान लीजिए एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट है। लेकिन यदि इसका ओवरडोज हो जाए, या फिर ये भी आपको एग्जाम में आता है कि आपकी ट्रे में मैग्नीशियम सल्फेट के साथ साथ कौन सी ड्रग होनी चाहिए, जैसे हेपेरिन का एंटीडोट रखा जाता है, वैसे ही यदि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो जाए, मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी हो जाए, तो क्या देंगे आप? कैल्शियम ग्लूकानेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो क्या है जो आप एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ करेंगे? MgSO4 का जो ओवरडोज हुआ है उसको वापस से ट्रीट करने के लिए, तो वो होगा कैल्शियम ग्लूकानेट। देखिए यहाँ पे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है यहाँ पर कॉजेटिव ड्रग और एंटीडोट। नर्सिंग में तो इतनी ही ड्रग्स आती हैं एग्जाम में, इसके आगे नहीं आती हैं। यदि एसिटामिनोफेन ओवरडोज हो जाए
तो एन एसिटाइल सिस्टीन दिया जाता है। पैरासिटामॉल है, एसिटामिनोफेन यदि है तो क्या है, एसिटाइल सिस्टीन। एंटीकोलिनार्जिक्स हैं तो फायोस्टिग्माइन। बीटा ब्लॉकर के लिए ग्लूकागॉन दिया जाता है। हो सकता है आपको एग्जाम में बीटा ब्लॉकर्स की मेडिकेशन दे दी जाए कि इनका आप एंटीडोट क्या लगाएंगे, तो वो है ग्लूकागॉन। वारफरिन का है फाइटोनाडियोन। ये और एक और वारफरिन से आता है कि प्रेगनेंसी में वारफरिन दे सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सीधा जाके प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बेबी को हार्म करेगी। बेंजोडाइजापाइन का जो एंटीडोट है वो क्या है, फ्लूमाजेनल। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट की भी आपको मेडिकेशन के नाम दिए जाएंगे, डायरेक्ट आपको टीसीए नहीं दिया जाएगा, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट। साइनाइड पॉइजनिंग होती है यदि, तो साइनाइड एंटीडोट की किट आती है, इसमें होगा एमाइल नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसल्फेट, ये तीनों मिक्स रहेंगे किट में, वो यहाँ पे दिए जाएंगे। डिगॉक्सिन यदि ओवरडोज होता है डिजिटालिस एजेंट, तो डिगॉक्सिन इम्यून फैब एडमिनिस्टर किया जाएगा। आयरन का एग्जाम में बहुत आता है, तो आयरन के लिए दिया जाता है डिफ्रॉक्सामाइन। क्या दिया जाएगा, डिफ्रॉक्सामाइन। मिथेमोग्लोबिनीमिया है तो मिथिलाइन ब्लू। ओपियोइड्स कोई भी हो सकते हैं आपको, तो है नेलॉक्सॉन। मीथोट्रेक्सेट यदि हो जाए तो ल्यूकोवोरेन। और यदि सांप काट दे आपको, तो सांप के लिए तो एंटीवेनम दिया जाएगा। हेपेरिन में प्रोटामाइन सल्फेट। वालप्रोइक एसिड हो जाए दी ओवरडोज, तो क्या है, लिबोकैर्निटाइन। ये है एंटीडोट। यहाँ पे आप इसको तो नोट डाउन कर लें, यह मोस्टली आप याद रहे तो वो ज़्यादा बेटर है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं। इस इतनी सी टेबल में से आपको एग्ज़ाम में 3-3, 4-4 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, What are the value of temperature and time employed for autoclave in a routine bacteriological laboratory? यहाँ पर रूटीनली जो लेबोरेटरी में जो ऑटोक्लेविंग की जा रही है, तो कितना टेम्परेचर कितने टाइम के लिए ऑटोक्लेव में सेट किया जाएगा। 132 डिग्री सेल्सियस फॉर 8 मिनट, 140 डिग्री सेल्सियस फॉर 25 मिनट, 110 सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, या फिर 121 सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। कितना टेम्परेचर सेट किया जाएगा ऑटोक्लेव में, रूटीन बैक्टीरियोलॉजिकल जो टेस्ट होना है उसके लिए, तो वो होगा यहाँ पर 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, या फिर 250 डिग्री फ़ारेनहीट में पूछें तो 250 डिग्री फ़ारेनहीट। नॉर्मल यूज़ किया जाता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। ऑटोक्लेव एक ऐसी मेथड है जिसमें कोई भी बैक्टीरिया के स्पोर्स भी किल हो जाते हैं, बाकी अदर मेथड में नहीं होते हैं। एक ऐसी मेथड है जिसमें स्पोर्स तक किल हो जाएंगे, तो सबसे इफ़ेक्टिव मेथड मानी जाती है कौन सी, ऑटोक्लेविंग। ये अलग अलग तरीके के ऑटोक्लेविंग मशीन है। नेक्स्ट वन इज, A 36 month old girl shows frontal bossing and wrist enlargement diagnosis is। यदि 36 महीने की लड़की मतलब 3 साल, क्या है यहाँ पर, 3 साल की जो गर्ल है, फ्रंटल बॉसिंग एंड रिस्ट एनलार्जमेंट डायग्नोस होता है, तो ये क्या है, रिकेट्स है, स्कर्वी है, वेरी है कि ऑस्टियोमलेशिया है। यहाँ पे साइन है किसके, रिकेट्स के, रिकेट्स के। इंडिकेटर है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा देश क्या है, हाईली डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग में है, जैसे इंडिया हो गया, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर यदि 4 मेजर इंडिकेटर पूछते हैं, तो बहुत लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर द हेल्थ, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर एजुकेशन, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सभी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि कौन सा देश है जो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रहा है या नहीं। अब यहाँ पर बात आती है कि जो इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक है जो कितनी है, तो इंडिया की रैंक है 131वीं पोजीशन पर है इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट कौन देता है, यूएनडीपी हर साल क्या देता है, रैंक देता है। और 2022 में इंडिया की रैंक कितनी है, 131। कितनी है, 131 रैंक है एचडीआई में, और पीएचडीआई में कितनी है, 123वीं रैंक है इंडिया की। तो आपको रैंक है जो ज़रूर याद रखना है, एग्जाम में आपको आ सकती हैं। और ये रैंक किस चीज़ के कारण डिपेंड करेंगी, इंडिया मान लीजिए आपसे पूछा गया कि किस तरीके की कंट्री में आएगा, तो इंडिया आएगा डेवलपिंग में, ना कि डेवलप्ड में।
किसमें आएगा, डेवलपिंग कंट्री में। और यहाँ पर जो रसिया है, रसिया की रैंक है जो अभी तक सबसे ज़्यादा रही है, मतलब रूस के पास हर एक चीज़ें हैं, हर एक चीज़ से मतलब वहाँ के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा है। तो यहाँ पर इंडिया पूछे तो डेवलपिंग में है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट से आपको सेकंड लिस्ट से मैच करना है ताकि करेक्ट आंसर आप बता सकें। रेटिनॉल, टोकोफेरल, नियासिन एंड एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये सभी विटामिन के नाम दिए हुए हैं और दूसरे में उनसे होने वाली डेफिशिएंसी दी हुई है। पेलाग्रा, मल्टीपल ब्लीडिंग टेंडेंसीज, मस्कुलर वीकनेस या फिर केराटोमलेशिया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऊपर है जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे कोड दिया हुआ है, अब आपको फॉलो करना है कि किसकी जोड़ी किससे मिलाएंगे आप। तो रेटिनॉल, रेटिनॉल क्या करता है, ये करेगा केराटोमलेशिया। क्या क्रिएट करेगा रेटिनॉल, केराटोमलेशिया, जिसको हम विटामिन ए भी कहेंगे। टोकोफेरॉल, क्या है टोकोफेरॉल, विटामिन डी। विटामिन डी क्या करेगा, तो विटामिन डी करेगा यहाँ पर मस्कुलर वीकनेस। नियासिन की कमी से क्या होगा, पेलाग्रा, ब्लीडिंग टेंडेंसीज, स्कर्वी किससे होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की कमी से। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए। तो आप चाहें तो इसको नोट पेपर, कागज़ पेंसिल के ऊपर भी इनको मिला के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, द रिकमेंडेड डेली एनर्जी इनटेक ऑफ एन एडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन विथ हैवी वर्केज। तो यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन बहुत ज़्यादा हैवी काम करती है तो उसको डेली कितना है जो एनर्जी लेना चाहिए, 3200 किलो कैलोरीज, 2900 किलो कैलोरीज, 2500 किलो कैलोरीज या फिर 2100 किलो कैलोरीज। तो एक रिकमेंडेड डेली एनर्जी इनटेक पूछते हैं प्रेग्नेंट वुमेन का, तो ऑलरेडी प्रेगनेंसी में 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा ली जाती है सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, लेकिन हैवी वर्क करते हैं तो कितना होना चाहिए आपका 500 तक। तो 2900 किलो कैलोरीज है जो एक प्रेग्नेंट लेडी को लेना चाहिए, कब, प्रेगनेंसी के साथ साथ हैवी वर्किंग भी है तो। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, व्हेन परफॉर्मिंग CPR ऑन इन एडल्ट हाउ डीप शुड द चेस्ट कंप्रेशन बी। तो यदि आप किसी एडल्ट पर्सन को CPR देते हैं, क्या देते हैं, CPR देते हैं, तो आप जब CPR देते हैं तो चेस्ट कितने अंदर तक कंप्रेस होना चाहिए, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच या फिर 3 इंच तक। तो CPR देते टाइम जब आप CPR देते हैं तो आपके जो हाथों की फिस्ट है, क्या है, फिस्ट है, कितने अंदर तक प्रेस होना चाहिए, एटलीस्ट 2 इंच तक और 5 सेंटीमीटर, 2 इंच या फिर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आफ्टर द डॉग बाइट वुंड शुड बी क्लीन विथ। तो यदि किसी को कुत्ते ने काट लिया तो अब उसको क्या होने का चांस होगा, रेबीज होने का। अब कुत्ते के काटने के बाद जिस एरिया में काटा है तो वहाँ पे आप उसको कैसे क्लीन करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, टिंचर आयोडीन से, सोप और वाटर से या फिर क्लोरीहेक्सिडिन से। तो यदि किसी को डॉग बाइट किया है, कुत्ते ने बाइट किया है, तो आप क्लीन कैसे करेंगे उसको, सोप एंड वाटर से कंटिन्यूसली, कभी भी सूचरिंग नहीं करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यदि किसी को कुछ डॉग बाइट, कैट बाइट किया गया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वैक्सीन दे सकते हैं। यदि कैटेगरी फर्स्ट है तो कुछ की भी ज़रूरत नहीं, ओनली क्लीन करने की बस ज़रूरत है, वो भी पानी और साबुन से। सेकंड कैटेगरी में वैक्सीनेशन दिया जाता है और जिस जगह काटा है वहाँ पे लोकल ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। थर्ड कैटेगरी आती है जिसमें वैक्सीनेशन के साथ साथ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाता है। थर्ड कैटेगरी कब होगी, जब एनिमल्स ने आपकी स्किन को ब्रोक करते हुए काटा हो और वहाँ पर लिक्स भी किया हो, मतलब चाटा हो, तब वो कहलाएगा थर्ड कैटेगरी ऑफ एनिमल बाइट। और रेबीज़ एक ओनली ऐसी डिसीज़ है जो कि पोस्ट एक्सपोजर और पोस्ट प्रोफाइल एक्सेस, मतलब एनिमल बाइट करेगा उसके बाद आप रेबीज़ की वैक्सीन लगवाएंगे, ना कि पहले से। नेक्स्ट वन इज विच वुड यू डू व्हेन केयरिंग फॉर एपिलेप्टिक सीजर्स विक्टिम। तो यदि आप किसी एपिलेप्टिक सीजर्स विक्टिम की केयर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, रिमूव नियर बाई ऑब्जेक्ट दैट माइट कॉज द इंजरी,
प्लेस अ स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज रोल्ड ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ बिटवीन द विक्टिम्स टीथ, या फिर ट्राई टू होल्ड द पर्सन स्टिल, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यदि आप एपिलेप्टिक सीजर्स पेशेंट की केयर करते हैं तो पहले तो उसके आसपास जो चीज़ें रखी हैं जो उसको इंजरी कर सकती हैं उसके लिए क्या करना है, आपको दूर करना है। प्लेस अ स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज रोल्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ बिटवीन द विक्टिम्स टीथ। तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं जिससे टंग वाइट ना हो पाए। फिर आता है ट्राई टू होल्ड द पर्सन स्टिल, यहाँ पे होल्ड है कि पर्सन को आपको स्टिली होल्ड करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो, एपिलेप्टिक सीजर्स फिट्स का केस है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करना। ना तो उसके मुंह में आप कुछ कपड़ा लगाएंगे, ना ही पेशेंट को प्रॉपर तरीके से होल्ड करने की कोशिश करेंगे। उसको आप क्या करेंगे, साइड लाइंग पोजीशन में है जो कर देंगे जिससे वो एस्पिरेट भी ना कर पाए जो भी मुंह से उसके झाग आ रहा है, पानी आ रहा है उसके लिए। और यहाँ पर आप पेशेंट को क्या करेंगे, जो आसपास ऐसी चीज़ें जो उसको इंजरी या फिर हार्म पहुंचा सकती है उसको आप दूर कर देंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है एपिलेप्टिक सीजर के केस में। नेक्स्ट है यहाँ पर गैंग्रीन फुट रिमूवल इन ओटी यूजुअली शेड्यूल। क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में, कि गैंग्रीन फुट है तो ओटी में यूजुअली इसको किस टाइम पर रिमूव किया जाता है, एट द एंड ऑफ सर्जरीज, एट द बिगनिंग, एज पर कन्वीनियंस ऑफ द सर्जन, या फिर एज पर द रोल नंबर ऑफ द डे। तो यहाँ पर गैंग्रीन फुट है ओटी में जनरली कब शेड्यूल किया जाता है सर्जरी इसकी, मॉर्निंग टाइम में। कब, एट द बिगनिंग में। क्या कहेंगे हम यहाँ पर, एट द बिगनिंग में। कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंग्स। एग्जाम में आता है गैंग्रीन फुट का कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंग्स। क्वेश्चन है यहाँ पर हुनर्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो जो हुनर्स टेस्ट है किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन में है यहाँ पर टू असेस द रेस्पिरेटरी मैच्योरिटी ऑफ अ न्यूबॉर्न, सेकेंड ऑप्शन है टू असेस द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑफ न्यूबॉर्न, थर्ड वन इज टू चेक द एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन बिटवीन मदर एंड न्यूबॉर्न, लास्ट है यहाँ पर टू डिटरमाइन द नंबर, मोर्टेलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर जो रेशियो और या फिर जो हुनर टेस्ट है किसके लिए किया जाएगा, तो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन यदि बच्चे में चेक करना है कि जो यहाँ पर है तो हुनर टेस्ट इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो डाउट होता है इस क्वेश्चन को लेके स्पेशली। तो हुनर टेस्ट है किसके लिए किया जाता है, स्पर्म की मोर्टेलिटी, एक्टिविटी और नंबर को चेक करने के लिए, जिसको हम पोस्ट क्वाइटल टेस्ट, पोस्ट क्वाइटल टेस्ट नाम सबने सुना है लेकिन हुनर टेस्ट में आपको कन्फ्यूजन होती है। तो सिम्स हुनर थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा था टेस्ट का, हुनर्स टेस्ट। लेकिन आपको इसका दूसरा नाम याद रखना जो आपको इजीली याद रहेगा, वो पोस्ट क्वाइटल टेस्ट, जो कि इसमें इवालुएशन किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि स्पर्म की मोर्टेलिटी कितने एक्टिव है, कितने नंबर हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टेस्ट कैसे होगा, टू इवेलुएट द नंबर ऑफ स्पर्म दैट सर्वाइव विद इन द म्यूकस एंड देयर ड्यूरेशन ऑफ सर्वाइवल। तो सर्वाइकल म्यूकस है पोस्ट क्वाइटली जो स्पर्म है कितने काउंटिंग में रिलीज हुए हैं, मोर्टेलिटी क्या है, कितने एक्टिव हैं, कितने डेड हैं और कब तक सर्वाइव कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें चेक करने के लिए क्या किया जाता है, हुनर टेस्ट। इसको पोस्ट क्वाइटल टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी स्पेसिमेन या फिर कल्चर कलेक्ट किया जाएगा वो सर्वाइकल म्यूकस के थ्रू यहाँ पर पता किया जाएगा कि जो एसिडिक नेचर रहा है तो वहाँ पर स्पर्म कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाए हैं, या फिर कितने स्पर्म रिलीज हुए हैं, कितने जिंदा बचे हैं, वो सभी चीज़ें हुनर टेस्ट में चेक की जाएंगी। इसीलिए इस टेस्ट को क्या नाम दिया गया, पोस्ट क्वाइटल टेस्ट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए आप इसको याद रखें। नेक्स्ट वन इज विच इज द मेन कार्बोहाइड्रेट इन एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड में मेन कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या फिर माल्टोज। तो बेबी को जो एनर्जी मिलेगी या फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड है जिसमें बेबी पूरा फ्लोट करेगा तो उसमें एक कार्बोहाइड्रेट रहेगा। तो मेन कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, कौन सा होगा, तो वो होगा ग्लूकोज जो कि जनरली 20% तक प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ HIV पॉजिटिव मदर वांट्स टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम द नर्स। तो यदि कोई मदर क्या है HIV पॉजिटिव है, वो अपने बेबी को, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहती है,
तो एज अ नर्स, एज अ CHO और एज ए MLHP ANM आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे पेशेंट को? अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आपका क्या होगा? ऑप्शन में है यहाँ पर इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग टू फैसिलिटेट द बॉन्डिंग, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज इट्स हेल्दियर फॉर बेबी, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग सो दैट सी कैन गेट रेस्ट एंड गेट हेल्दी, डिस्करेज द मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो यदि मदर HIV पॉजिटिव है, वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है, तो आप क्या रिस्पॉन्स देंगे? तो यदि यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या होता कि मदर के लिए आप इनकरेज करें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, लेकिन साथ में मदर को निवेरापाइन मेडिसिन दी जाएगी, तब आप इनकरेज कर सकते हैं, बच्चा हेल्दी होगा, माँ भी ठीक रहेगी। लेकिन जब मदर HIV पॉजिटिव है, यहाँ पर एक कंडीशन नहीं रखी है कि निवेरापाइन दी जा रही है, तब हम क्या करेंगे? माँ को डिस्करेज करेंगे कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ना करवाएं, क्योंकि बच्चे को भी HIV ब्रेस्ट फीडिंग से ट्रांसमिट हो। क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ HIV पॉजिटिव मदर वांट्स टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम अ नर्स और MLHP और CHO? यदि कोई माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है, तो एज अ नर्स आप क्या रिस्पॉन्स देंगे पेशेंट के लिए? माँ के लिए क्या चीज़ समझाएंगे कि आप अपने बच्चे को क्या करें, ब्रेस्ट फीड करवाएं कि नहीं करवाएं? तो ऑप्शन में है यहाँ पर इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग टू फैसिलिटेट द बॉन्डिंग, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज इट्स हेल्दियर फॉर बेबी, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग सो दैट सी कैन गेट रेस्ट एंड गेट हेल्दी, लास्ट वन इज डिस्करेज द मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो यदि आपके पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें मदर HIV पॉजिटिव वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है, तो एज अ नर्स, एज अ CHO, MLHP और एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप क्या कहेंगे? माँ को कहेंगे कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड ना करवाएं, क्योंकि ब्रेस्ट फीड से ही आपके बच्चे को HIV हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? डिस्करेज करना है। लेकिन यदि यहाँ पर यही चीज़ होती कि मदर HIV पॉजिटिव है, ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है, लेकिन साथ में निवेरापाइन उसको दी जा रही है, तो वो ब्रेस्ट फीड करवा सकती थी, तब वो सेफ होता बच्चे के लिए। लेकिन यदि ये कंडीशन नहीं है निवेरापाइन मेडिसिन की, तब माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती, क्योंकि ये बच्चे को भी है जो HIV हो सकता है। अब दो मेडिसिन के नाम है जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है? यदि ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए कहते हैं कि बच्चे को HIV ट्रांसमिशन हम कैसे रोक सकते हैं, तो हम क्या देंगे? निवेरापाइन एज एन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर देंगे। मदर HIV पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे? मदर टू चाइल्ड में जो ट्रांसमिशन हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, तो हम जो बच्चे के जब 6 मंथ तक जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत होती है, तब हम क्या करेंगे? माँ को निवेरापाइन देंगे, जिससे बच्चे को हम प्रिवेंट कर सकते हैं HIV से। लेकिन यदि हमें डिलीवरी के टाइम पर या फिर जब बच्चा क्या हो, डिलीवरी के टाइम पर या फिर इंट्रापार्टम पीरियड में हो, तो हमें क्या करना है? जिडोविडिन देना है मदर को। किसको? जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसको हम HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वूमेन को क्या देना है? जिडोविडिन देना है मेडिसिन, जिससे जो होने वाला बच्चा है उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। किससे? HIV इन्फेक्शन से। तो यदि ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बात आती है आपको कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर दैट मीन्स डिलीवरी हो चुकी है, वहाँ बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, तो निवेरापाइन दे के बच्चे को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन बच्चा यदि यूट्रस में ही है और माँ HIV पॉजिटिव निकलती है, तो हमें उस बच्चे को यदि HIV इन्फेक्शन से बचाना है, तब हम क्या देंगे? जिडोविडिन। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर इज, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर क्या होगा? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन दैट मीन्स HPV इन्फेक्शन, नली पैराइटी दैट मीन्स वो लेडी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में बहुत सारी आएंगी, मेनोरेजिया आ जाएगा, डिस्मेनोरिया आएगा, मेट्रोरेजिया आ जाएगा, एमनोरिया आ जाएगा, एडवांस्ड एज ऑफ मैरिज। तो यहाँ पर क्या होगा जो कि सर्वाइकल कैंसर होने का सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होगा? तो सर्वाइकल कैंसर किसके थ्रू होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। क्या है? HPV इन्फेक्शन। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस प्रिवेंट करने के लिए क्या दी जाती है? HPV वैक्सीन। तो यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे कॉज एग्जाम में आते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है HPV इन्फेक्शन, या फिर बहुत कम एज में शादी होना, सेक्स करना, तो क्या है? हाई रिस्क फैक्टर रहेंगे सर्वाइकल कैंसर के लिए। और जो टेस्ट किया जाता है डायग्नोज करने के लिए वो क्या होता है? पेप स्मीयर।
पेप स्मीयर का जो स्पेसिमेन है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, अरे स्पैटुला से। नेक्स्ट वन इज व्हेन परफॉर्मिंग अ पेल्विक एग्जामिनेशन the nurse observes a rat swallowing area on the right side of the vaginal orifice. The nurse would document this as enlargement of which of the following. तो यदि कोई नर्स जब पेल्विक एग्जामिनेशन करती है तो उसको वेजाइनल ऑरिफिस के राइट साइड में एक स्वालोइन फूला हुआ जो एरिया है पाल्पेट होगा, फील होगा, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट करेगी कि एनलार्जमेंट क्या है, स्किनीज ग्लैंड है, बर्थोलिन्स ग्लैंड है, क्लाइटोरिस है या फिर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड है। तो क्या है जो यहाँ पर नर्स एक ऑब्जर्व करती है, तो क्या है जो कि एक स्वैलन एरिया उसको चेक किया उसने वेजाइनल ऑरिफिस के राइट साइड में, तो ये क्या है, ये है यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड, क्या है जो कि वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइडें प्रेजेंट रहेगी। ये देखिए ये रही बर्थोलिन ग्लैंड। और सिस्ट कब होगी, तो यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड क्या करती है, वेजाइना को लुब्रिकेट करेगी। तो यहाँ पर आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि रेड स्वैलोइन जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है तो ये क्या है, बर्थोलिन ग्लैंड है। एग्जाम में आता है कि बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर होती है, तो वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड, एक एक साइड जो है जो ग्लैंड रहेगी। अब यदि यहाँ पर जो बर्थोलिन ग्लैंड है इसका काम क्या है, एक फ्लूइड सीक्रेट करेगी, क्या करेगी, एक फ्लूइड रिलीज करेगी, सीक्रेट करेगी जो कि वेजाइना को लुब्रिकेट करने का काम करेगा। लेकिन जब यही फ्लूइड जो बर्थोलिन ग्लैंड फ्लूइड को क्या कर रही है, सीक्रेट कर रही है, तो जो बर्थोलिन ग्लैंड के यहाँ पर एक डक्ट होगी, क्या होगी, ये डक्ट है, एक ग्लैंड हो गई, ये डक्ट जो छोटी छोटी दिख रही है क्या करेंगी, फ्लूइड को रिलीज करेंगी वेजाइना में। लेकिन जब इनमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ये क्या करेंगी, फ्लूइड क्या होगा, बैक होगा, जो कि वापस बर्थोलिन ग्लैंड में आएगा। तो जब ये ग्लैंड में आएगा तो एक किसका फॉर्मेशन करेगा, सिस्ट का। एग्जाम में आपको आता है कि बर्थोलिन सिस्ट क्या है, तो जो बर्थोलिन ग्लैंड जो फ्लूइड को सीक्रेट करती हैं, यदि वही बर्थोलिन डक्ट के यहाँ पर जो रिलीज करेगी वेजाइना में डक्ट इस फ्लूइड को, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो जो फ्लूइड क्या होगा, बैक ऑफ होगा, जो कि वापस से बर्थोलिन ग्लैंड में जाएगा और वहाँ पर सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब आता है यहाँ पर स्कैनी और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। तो स्कैनी ग्लैंड और पैरायूरेथ्रल ये सेम नाम है, जो कि फीमेल यूरेथ्रा के यहाँ पर क्या करती हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर जो यूरेथ्रल ऑरिफिस है यहाँ पर क्या रहेंगी, ग्लैंड रहेंगी, जिसको पैरायूरेथ्रल ग्लैंड या फिर स्किनीज ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करेंगी, फीमेल यूरेथ्रा के यहाँ पर क्या करेंगी, म्यूकस का डिस्चार्ज करेंगी सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर। तो यहाँ पर इनका काम क्या है, म्यूकस रिलीज करना। ये किसके होमोलॉगस होंगी, प्रोस्टेट ग्लैंड के। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, मेल में पाई जाती है, जो कि कॉपर्स ग्लैंड है एक तरीके से। कॉपर्स ग्लैंड कहाँ पर रहेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड के इंफीरियर पार्ट में। तो जो काम यहाँ पर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड करती हैं वही काम कॉपर्स ग्लैंड करेंगी, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में प्रेजेंट ऊपर इंफीरियर साइड में प्रेजेंट रहेंगी। तो यदि होमोलॉगस पूछे स्किनी ग्लैंड और पैरायूरेथ्रल का, तो क्या है, कॉपर्स ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज इंक्रीज रिस्क फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जेस्टेशनल डायबिटीज से सभी कुछ होने के खतरे हैं, रिस्क हैं, किसी एक को छोड़कर। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब क्या है, प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ की कंडीशन, तो उसमें सब चीज़ें होंगी किसी एक को छोड़कर। कंजेनाइटल एनोमलीज, स्मॉल फॉर डेट बेबीज, स्मॉल फॉर डेट फीटस, मैक्रोसोमिया, प्रीमेच्योरिटी एंड स्टिल बर्थ। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की कंडीशन है। कंजेनाइटल एनोमली होगा, मैक्रोसोमिया दैट मीन्स लार्ज साइज बेबी होगा, प्रीमेच्योर और स्टिल बर्थ भी हो सकता है। प्रीमेच्योरिटी का मतलब है बिफोर 37 वीक के पहले डिलीवर हो सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब है कि यूट्रस में ही फीटस डेथ हो सकता है। लेकिन बेबी स्मॉल फॉर डेट कभी भी नहीं होगा यदि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। कंजेनाइटल एनोमलीज होगा, मैक्रोसोमिया मोस्ट कॉमन होता है मदर में, बच्चे इवन 4 kg से भी ज़्यादा वेट के तक हो जाते हैं डिलीवर, और प्रीमेच्योर होने के चांसेस भी रहेंगे, स्टिल बर्थ भी होगा, लेकिन स्मॉल फॉर डेट फीटस है जो कभी भी नहीं होगा। स्मॉल फॉर डेट फीटस का मतलब है यहाँ पर 37 वीक कंप्लीट हो गए हैं जो ईडीडी दी है, लेकिन उस टाइम पर भी बच्चा छोटा सा डिलीवर हो, तो ये क्या होगा, स्मॉल फॉर डेट फीटस जेस्टेशनल डायबिटीज़ में कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज द नर्स इज असाइंड टू अ पेशेंट हु हैज़ अ बैक्टीरियल निमोनिया एंड इज अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन।
विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विल ही और सी वियर टू डिलीवर द मील ट्रे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर एक नर्स यदि बैक्टीरियल निमोनिया के पेशेंट के लिए उसको असाइन किया गया है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में रखा गया है पेशेंट को, क्योंकि निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है। तो यहाँ पर कौन सा पीपी यूज़ करेगी जब वो नर्स पेशेंट का मील ट्रे, खाने की ट्रे है, देने को जाएगी तब। ऑप्शन है स्पेशल फिल्ट्रेशन मास्क एंड ग्लव्स, ओनली मास्क इज नीडेड, गाउन मास्क ग्लव्स शू कवर्स, नो पीपी रिक्वायर्ड। तो ऐसे केस में यदि पेशेंट को बैक्टीरियल निमोनिया है, आप कौन सा पीपी यहाँ पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उसकी मील ट्रे उसके पास तक पहुँचाने में। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन कैसे होगा, जब आप जो आपके ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कैसे एंटर करेंगे, मुंह से या फिर नाक से, मुंह से या फिर नाक से एंटर करेंगे। तो इसके लिए जो मेन आपके पास पीपी इक्विपमेंट होना चाहिए वो क्या है, मास्क। तो यहाँ पर आप किसके साथ जाएंगे, ओनली मास्क इज नीडेड। यदि मार्स का पेशेंट होता, यदि मार्स का पेशेंट होता तब हम क्या करते, पूरा पीपी यहाँ पर यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरियल निमोनिया का और ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में है, क्या यूज़ करेंगे, मास्क। नेक्स्ट वन इज कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज। तो कोलैप्सिंग पल्स का मतलब क्या है, बाउंडिंग पल्स, वाटर हैमर पल्स, पल्स अल्टरनेशन या फिर बाइजेमिनल पल्स। तो यहाँ पर क्या मतलब होगा किसका, कोलैप्सिंग पल्स का मतलब होगा वाटर हैमर पल्स। क्या होगा, वाटर हैमर पल्स। बाउंडिंग पल्स का मतलब होगा कि जब फोर्सफुल हार्ट बीट, क्या है, फोर्सफुल हार्ट बीट के कारण जो आपको आर्टरीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पल्स फील होगी, वो क्या कहलाएगी यहाँ पर, बाउंडिंग पल्स। और पल्स अल्ट्रेशन में अलग अलग आ सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया आ सकता है या फिर टैकीकार्डिया आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बाइजेमिनल पल्स। तो बाइजेमिनल पल्स का मतलब होगा कि जब दो बीट एक साथ देंगी, लेकिन इनमें जो कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। पल्स कैरेक्टराइज्ड बाय 2 बीट्स क्लोज टुगेदर विथ अ पॉज फॉलोइंग ईच पेयर ऑफ बीट्स। तो यहाँ पर 2 बीट क्या होंगी, बहुत फास्ट है जो फील होंगी, सुनाई देंगी। कोलैप्सिंग क्या है, वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट वन इज इन अ हेल्दी पर्सन स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट। तो एक हेल्दी पर्सन में स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, एग्जाम में इसका फॉर्मूला आपसे आता है, या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली कितना होता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, 50 ml, 100 ml, 70 ml या फिर 170 ml। तो यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होगा द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच सिस्टोलिक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। तो एक हेल्दी पर्सन का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml। यहाँ पर यदि फॉर्मूला पूछा जाता है आपसे तो क्या होगा फॉर्मूला स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए, तो यहाँ पर वो है वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट। क्या है, जो ब्लड इजेक्ट होगा हर एक वेंट्रिकल से पर बीट में, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट यदि आपको आता है तो क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। कार्डियक इंडेक्स, यदि यहाँ पर आपको क्या आता है, पूछते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम का, तो क्या होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको या तो एग्जाम में सिस्टोलिक बीपी बता देंगे या फिर डायस्टोलिक बीपी बता देंगे और एसबी कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे। बहुत ईजी है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट वन इज इन चिल्ड्रन कैलकुलेशन ऑफ ड्रग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। तो बच्चों में ड्रग डोज कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ऑप्शन में यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग या फिर लेंथ के अकॉर्डिंग। तो चाइल्ड में जो ड्रग डोज कैलकुलेट किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है, तो जनरली बहुत सारे फॉर्मूला यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से आपके पास यदि क्वेश्चन आता है तो कैसे आप बच्चे का डोज है जो कैलकुलेट करेंगे। तो यदि बच्चे का डोज कैलकुलेट करने की बात आ रही है, फॉर्मूला आपके सामने नहीं है, ओनली एज, वेट, हाइट, लेंथ बताया, तब आप किससे करेंगे, वेट से। कैसे करेंगे, वेट से। और यदि आपको बच्चे का डोज कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो सबसे जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर्मूला वो है क्लार्क रूल, क्योंकि इसमें बच्चे का वेट ही यूज़ किया जाता है। और यदि इन्फेंट में पूछते हैं अंडर 1 ईयर एज में, तब फ्राइड्स रूल यूज़ करेंगे।
वेट के अकॉर्डिंग पूछते हैं तो क्लार्क जो कि कॉमनली यूज़ होता है। और यदि यहाँ पर बच्चे की एज 1 साल से लेके 12 साल तक है तो यंग्स रूल। लेकिन मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन ऐसा आता है तो वेट कहना है आपको। यदि इन्फेंट के लिए कहते हैं तो फ्राइट्स रूल यूज़ किया जाएगा, क्लार्क रूल, और सबसे ज़्यादा कॉमनली हर एक हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ड्रग दैट कॉज एक्सपल्सन ऑफ गैस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो कौन सी ड्रग है जो कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस को एक्सपल्सन करने के लिए, बाहर निकालने के लिए यूज़ की जाएगी? एस्ट्रिंजेंट, कार्मिनेटिव, कैथार्टिक्स या फिर एमिटिक्स। तो जो ड्रग यहाँ पर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस को बाहर निकालने के लिए यूज़ की जाएगी वो क्या कहलाती है? कार्मिनेटिव एजेंट्स। क्या कहलाते हैं? कार्मिनेटिव एजेंट्स। नेक्स्ट वन इज टर्म मेलेना मीन्स। तो मेलेना का मतलब क्या है? डार्क कलर्ड स्टूल कंटेनिंग द ब्लड, पस इन द यूरिन, पेनफुल मिक्चुरेशन या फिर शुगर इन द यूरिन। तो क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा मेलेना के लिए? तो मेलेना के लिए जो टर्म यूज़ होगा वो क्या कहलाएगा? डार्क कलर्ड स्टूल। क्यों है? क्योंकि इसमें ब्लड है जो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? डार्क कलर्ड स्टूल कंटेनिंग द ब्लड। तो ये यहाँ पर ब्लड या तो आपके इंटरनल ब्लीडिंग के कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेलेना यदि एग्जाम में आपको आता है तो डार्क कलर स्टूल कंटेनिंग द ब्लड। नेक्स्ट वन इज द एनिमा गिवन टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन। तो कौन सा एनिमा है जो गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है? कोल्ड, एंटी हेलमेंथिक, कार्मिनेटिव या फिर परगेटिव। कौन सा एनिमा यहाँ पर यूज़ किया जाएगा? तो जो एनिमा यहाँ पर यूज़ होगा वो कौन सा एनिमा होगा? तो गैसियस डिस्टेंस को ट्रीट करने के लिए क्या हम करेंगे? कार्मिनेटिव एनिमा। जब जो अभी हमने क्वेश्चन देखा कि यदि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैस बन रही है तो कौन सी मेडिसिन देंगे? कार्मिनेटिव एजेंट। अब यहाँ पर गैसियस डिस्टेंशन के लिए यदि एनीमा पूछते हैं तो क्या होगा? कार्मिनेटिव एनीमा। यदि कॉन्स्टिपेशन है, क्या है? यदि कॉन्स्टिपेशन है तब हम क्या देंगे? परगेटिव एनीमा। यदि हेलमेंथिक इन्फेक्शन है तब हम क्या देंगे? एंटी हेलमेंथिक एनीमा। नेक्स्ट वन इज, और यदि पोजीशन पूछे पेशेंट को कौन सी पोजीशन में लेटाएंगे एनीमा देने के टाइम पर, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन।